तो आज का आपका टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की। देखो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को हम शॉर्ट में बोलते हैं यूटीआई। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्यों है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फैलता कैसे है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि यूटीआई के चांसेस और वी कैन से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस फीमेल में ज़्यादा क्यों होते हैं एज कंपेयर टू मेल। फिर हम देखने वाले हैं मेडिकेशन कि ऐसी कौन सी मेडिकेशन है जिससे हम यूटीआई को सही कर सकते हैं, यूटीआई के फैलने को सही कर सकते हैं, यूटीआई के साइन एंड सिम्टम्स को सही कर सकते हैं। जो भी मेडिकेशन है उसका क्लासिफिकेशन क्या है और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, दोनों चीज़ देखने वाले हैं। क्लासिफिकेशन भी देखेंगे और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखेंगे कि मेडिकेशन बैक्टीरियोस्टैटिक है, बैक्टीरियोसीडियल है, और साथ ही साथ वो अपना एक्शन किस तरह से शो कर रही है। क्या वो सेल वॉल को खत्म कर रही है, सेल मेम्ब्रेन को खत्म कर रही है, प्रोटीन को रोक रही है, ट्रांसक्रिप्शन को रोक रही है, ट्रांसलेशन को रोक रही है, तो किस तरह से वो अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर रही है। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है क्या है, जनरल प्रिंसिपल, किस किस तरह से यूटीआई होता है। देखो, दो तरह से होता है, एक तो होता है लोअर यूटीआई, एक होता है अपर यूटीआई। तो इनको भी डिटेल स्टडी करेंगे कि लोअर यूटीआई में क्या होता है, अपर यूटीआई में क्या होता है, मेडिकेशन किस अकॉर्डिंग देनी होती है, फिर मेडिकेशन की बात करेंगे। साथ ही साथ ये टॉपिक आपको कई सिलेबस में है, कई मेडिकल सिलेबस में है, पर अगर मैं बात करूं बी फार्मेसी की, तो बी फार्मेसी में ये टॉपिक आपको दो जगह पर है। बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर फार्माकोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो आपको यूनिट 4 में दे रखा है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और वहीं अगर मैं बात करूं बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट नंबर 3 सेकंड टॉपिक है आपका यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। तो लेक्चर को तो डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी क्योंकि कई सिलेबस में है, एक सिलेबस में क्वेश्चन नहीं आया तो दूसरे सिलेबस से ज़रूर क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ मेडिकेम की बात करूं तो मेडिकेम में आपको एसएआर भी पूछा गया है क्विनोलोन का, तो आज के लेक्चर में क्विनोलोन का एसएआर भी देखेंगे। साथ ही साथ दो सिंथेसिस है, नाइट्रोफिरेंटोइन एंड सेप्रोफ्लोक्सासिन, दोनों का सिंथेसिस, दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दोनों के यूजेस, दोनों की एडीएमई फार्माकोकाइनेटिक एडवर्स इफेक्ट, सब कुछ देखने वाले हैं। एसएआर देखने वाले हैं, पूरा यूटीआई देखने वाले हैं, सारे मेडिकेशन उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर बात करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, तो नाम से पता लग रहा है यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होना, और इन्फेक्शन किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पर बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। मतलब कि जो आपका यूरिन का पाथवे है, ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, पाथवे, आप सभी जानते हैं। जो आपकी किडनी होती है ना, किडनी क्या करती है, किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, और किडनी में भी कौन, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में होता है पीसीटी, डीसीटी, लुपोफिनले, कलेक्टिंग डक्ट, जिसकी वजह से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। आपने पढ़ा होगा बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनले लूप, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, एंड फाइनली आपका क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यूरिन फॉर्म होने के बाद यूरेटर के थ्रू, किसके थ्रू, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है, और फाइनली वो यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज आउट हो जाता है। ठीक है, ये सारा सब कुछ आपने कहाँ पर पढ़ा है, बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपने डिटेल स्टडी करी है, जहाँ पर आपने पढ़ा था फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, नेफ्रॉन वगैरह। तो यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं हम कि हमारे इस पाथवे में, जो हमारा पाथवे चल रहा था यूरिनरी ट्रैक्ट का, ये जो रास्ता है पूरा, नेफ्रॉन के थ्रू होते हुए यूरिन जो है यूरेटर के थ्रू होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, तो ये जो पूरा रास्ता है ना, इस पूरे रास्ते में खराबी आ जाना किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया यहाँ पर कहीं भी ग्रोथ कर सकता है, हो सकता है आपका ब्लैडर खराब कर दे, यूरेटर खराब कर दे, हो सकता है बहुत रेयर केस में आपकी किडनी तक खराब कर दे। तो ये सारे इन्फेक्शन किसकी वजह से हो रहे हैं, बैक्टीरिया की वजह से। मतलब हमारा जो यूरिन का पाथवे है, यूरिन का जो हमारा ट्रैक्ट है, उसमें इन्फेक्शन होना बैक्टीरिया की वजह से, उसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बैक्टीरिया की एक्यूमुलेशन होने की वजह से, बैक्टीरिया का कोलोनाइजेशन मतलब कॉलोनी फॉर्मेशन होने की वजह से, बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ होने की वजह से। बैक्टीरिया भी कौन सा, जनरली तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया,
95% केस में अगर मैं देखूँ तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द यूटीआई, और वी कैन से ग्राम पॉजिटिव भी करते हैं बट ओनली 5%। और ग्राम नेगेटिव में भी कौन? ई कोलाई। ई कोलाई सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है आपके यूटीआई के लिए। तो हमने अभी क्या देखा? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब होता है कि हमारा जो यूरिन का पाथवे है वहां पर इन्फेक्शन होना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, ड्यू टू कोलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया। विच बैक्टीरिया? मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। 95% केसेस में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द यूटीआई, जैसे कि ई कोलाई, ज़्यादातर यही होता है। तो आपका यूरिन का जो ट्रैक्ट है उसमें इन्फेक्शन हो जाना, जैसे कि आपका किडनी में हो जाना, आपके यूरेटर में, ब्लेडर में, यूरेथ्रा में, इनमें इन्फेक्शन हो जाना, इसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसका अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको किडनी दिखा रखी है, उसके बाद यहाँ पर आपको यूरेटर दिखा रखा है, ब्लेडर दिखा रखा है जिसमें मैंने यूरिन को स्टोर करा हुआ है, यहाँ पर आपको यूरेथ्रा दिखा रखा है। अब इन्फेक्शन जो होता है वो नीचे से होता है। देखो, इन्फेक्शन सबसे पहले कहाँ पर होगा? यूरेथ्रा में होगा, फिर कहाँ पे होगा? ब्लेडर में होगा, फिर कहाँ पे होगा? यूरेटर में होगा। तो ये इन्फेक्शन इस पाथवे को फॉलो करता है, यहाँ से बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, इस तरह से इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है। और अगर इन्फेक्शन यहाँ पर हो रहा है, जैसे मान लीजिए इन्फेक्शन हो रहा है आपके ब्लैडर में हो रहा है, आपके यूरेथ्रा में हो रहा है, तो ये यूटीआई को बोलते हैं लोअर यूटीआई। मतलब आपके लोअर पार्ट में यूटीआई हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसको हम बोल रहे हैं लोअर यूटीआई। तो लोअर यूटीआई को हम सही कर सकते हैं। लोअर यूटीआई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता बट मोर कॉमन होता है। ज़्यादातर किसी को भी अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है तो वो लोअर ही होता है। बहुत रेयर केस में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस में जो है आपकी किडनी खराब हो जाती है, जिसको आप बोलते हो अपर यूटीआई, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और ये ज़्यादा चांसेस होते हैं फीमेल में एज कम्पेयर टू मेल। ठीक है। आई रिपीट, जो अपर यूटीआई होता है वो मोर डेंजरस होता है, लेस कॉमन होता है, ज़्यादा चांसेस फीमेल में होते हैं एज कम्पेयर टू मेल। जो लोअर यूटीआई होता है वो मोर कॉमन होता है, लेस डेंजरस होता है, और इसके भी ज़्यादा चांसेस होते हैं फीमेल एज कम्पेयर टू मेल। तो सर ये फीमेल में ऐसा क्यों कि ज़्यादा चांसेस है, मेल में कम चांसेस क्यों है? सब बताऊंगा, शांति रखो, शांति के साथ चलेंगे, सब बताऊंगा। ठीक है। अभी सबसे पहले ये जानते हैं इन्फेक्शन हो क्यों रहा है। अरे सर अभी तो आपने बताया कि बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये तो एक कारण हो गया कि बैक्टीरिया की वजह से हो रहा। अब बैक्टीरिया आ क्यों रहा है, बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ हो क्यों रही है, बैक्टीरिया से हम इन्फेक्टेड क्यों हो रहे हैं? सबसे पहला कारण हमारी इम्यूनिटी कम है। एज यू नो वेरी वेल, कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी हमारी बैक्टीरिया या वायरस या किसी का भी अटैक हो रहा है, तो वो सक्सेसफुली डेवलप क्यों पा रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम है। जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को एड्स हो गया। अब एड्स होने की वजह से क्या होता है? टी हेल्पर सेल का नंबर बहुत 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 ज़्यादा कम हो जाता है, और उस कंडीशन में इम्यूनिटी बहुत बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। और अगर इम्यूनिटी वीक हुई तो टीबी एक्टिवेट हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस, यूटीआई के चांसेस बढ़ते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से आपको यूटीआई होता है। अगर मैं अगले रिस्क फैक्टर की बात करूं तो दूसरा रिस्क फैक्टर होता है मेनोपॉज। देखो, मेनोपॉज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना बंद हो जाती है। जनरली ये फीमेल्स में 40 to 50 की एज में देखने को मिलता है, जहां पर आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है बंद हो जाता है, ओव्यूलेशन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हार्मोन के लेवल डाउन हो जाते हैं। जैसे एस्ट्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है फीमेल्स में। ठीक है। तो एस्ट्रोजन की कमी होने की वजह से यूटीआई के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है आपकी वेजाइना को, यूरेथ्रा को इलास्टिक और मॉइस्ट रखता है। बट एट द एज ऑफ 40 to 50 किसी भी टाइम पर फीमेल के जो पीरियड्स है वो बंद हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि फीमेल की प्यूबर्टी कब स्टार्ट हुई थी और फीमेल में साइकिल किस तरह से चलती है। अलग अलग फीमेल में अलग अलग कंडीशन पे मेनोपॉज आता है। 40 to 50 की एज में जनरली मेनोपॉज आ जाता है, मोर कॉमन 45 to 50। तो इस कंडीशन में एस्ट्रोजन के लेवल कम होने की वजह से भी आपको यूटीआई हो सकता है। तो ध्यान रखना, मेनोपॉज इज ऑल्सो ए रिस्क फैक्टर। और मेनोपॉज किस में होता है? फीमेल्स में होता है। तो दैट्स वाई फीमेल में ज़्यादा चांसेस होते हैं। और भी कई रीज़न है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्लियर हो गया, इम्यूनिटी कम होने की वजह से, मेनोपॉज होने की वजह से, बैक्टीरिया की ग्रोथ होने की वजह से। साथ ही साथ अगर आप इम्प्रॉपर सैनिटाइजेशन रख रहे हैं, कॉमन वॉशरूम को यूज़ कर रहे हैं, इम्प्रॉपर अंडरगारमेंट्स रख रहे हैं, अंडरगारमेंट बहुत कई लोग जो है वॉश आउट प्रॉपर नहीं करते, तो उसकी वजह से भी जो है यूटीआई के चांसेस बढ़ते हैं। तो इम्प्रॉपर अंडरगारमेंट का यूज़ करना, कॉमन वॉशरूम्स का यूज़ करना, इम्प्रॉपर सैनिटाइजेशन को रखना, ये सारे आपके यूटीआई के चांसेस को बढ़ावा देते हैं, यूटीआई कोज करते हैं। इसकी वजह से ई कोलाई ग्रो करता है, स्टेफाइलोकोकस ग्रो करता है, कॉलोनी बनाता है, कॉलोनाइजेशन करता है, बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, पूरे पाथवे में फैलते हैं, और उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। ये किसी भी जेंडर में हो सकता है, मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। फीमेल में ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये एक कॉमन डिसऑर्डर है, किसी भी एज में हो सकता है। अगर इसके सिम्टम्स की बात करूं कि आपको कैसे पता लगेगा यूटीआई हो चुका है, तो ये जो सिम्टम्स हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है,
मतलब कि ये एग्जैक्ट नहीं है, ये किसी और बीमारी में भी हो सकते हैं, बट ये रिजेंबल करते हैं कि हाँ यूटीआई हुआ है। जैसे कि बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, जब कभी आप यूरिनेशन करने जाते हो, जब कभी भी आप मिचुरेशन करने जाते हो, जब कभी भी आप वॉशरूम को यूज़ करने जाते हो, तो जब आप टॉयलेट करते हो, जब आप यूरिन को पास आउट करते हो, मिचुरेशन करते हो, तो उस कंडीशन बर्निंग सेंसेशन होता है। उस कंडीशन में क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, यूरिन को पास करने में काफ़ी जलन होती है। दूसरा, पेन इन पेल्विक एरिया। देखो, दो एरिया होते हैं, एक तो आपका पेक्टोरल गर्डल, एक होता है आपका पेल्विक गर्डल। ये जो आपके कंधों वाला ये पेक्टोरल है और ये जो आपका लोअर है ये पेल्विक गर्डल है। तो पेल्विक एरिया में जो है पेन होना स्टार्ट हो जाना, रेड और पिंक कलर का यूरिन आना, साथ ही साथ बार बार यूरिन आना। देखो, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत तेज टॉयलेट आ रहा है। जब मैं वॉशरूम जाता हूँ तो सिर्फ कुछ ड्रॉप्स ही यहाँ से पास आउट हो पाते हैं, ज़्यादा यूरिन नहीं पास आउट हो पाता। मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत ज़ोर से यूरिनेशन हो रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जाने के बाद जब मैं वॉशरूम यूज़ कर रहा हूँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मतलब कि कंटिन्यूअस अर्ज टू यूरिनेट। बार बार मुझे लग रहा है कि मुझे यूरिन पास आउट करना है, मिचुरेशन करना है, वॉशरूम को यूज़ करना है, बट जब एक्चुअली मैं वहाँ पर जा रहा हूँ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं पा रहा। वहाँ पे कुछ ड्रॉप्स में ही सारा काम हो जा रहा है। तो ये भी एक सिम्टम है कि बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, बट यूरिन पास आउट ही नहीं हो पा रहा। ऐसा लग रहा है कि बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, पर वहाँ पे एक्चुअली जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पर कुछ यूरिन फॉर्मेशन इतना हो ही नहीं पा रहा। तो बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेन इन पेल्विक एरिया, रेड और पिंक कलर यूरिन, कंटिन्यूस अर्ज टू यूरिनेट। अब इन सबको सही कैसे करेंगे? कई तरह की ड्रग्स है, जैसे सल्फोनामाइड, क्विनोलोन्स, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। एंटीबायोटिक्स हम देखने वाले हैं, और एंटीबायोटिक्स हमने देखी भी है। एंटीबायोटिक्स की अगर मैं बात करूं तो एंटीबायोटिक्स आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट 1 में देखी है, मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट 2 में देखी है, फार्माकोलॉजी यूनिट 2 में देखी है। एंटीबायोटिक्स में आपने टेट्रासाइक्लिन पढ़ा है, मैक्रोलाइड पढ़ा है, पेनिसिलिन पढ़ा है, सेफलोस्पोरिन पढ़ा है। तो ये सारी एंटीबायोटिक्स जो हैं किस तरह से बैक्टीरिया को किल करती है आपको पता है, तो वही सारी लिखनी है। अभी मैं आपको जब आगे क्लासिफिकेशन बताऊंगा तो वहाँ पर और अच्छे से समझा दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। हमें पता लग गया यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्या है, होता कैसे है, इसके सिम्टम्स क्या हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि फीमेल में ज़्यादा चांसेस क्यों होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, फीमेल में मेनोपॉज होता है। और भी कारण है कि फीमेल में अगर मैं एनाटॉमिकली देखूं, स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखूं, फीमेल का स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं, तो जो रेक्टल रूट होता है, वेजाइनल रूट होता है और जो यूरेटर होता है, इन सब के बीच में डिस्टेंस कम होता है। तो जो रेक्टल रूट में ई कोलाई होते हैं ना, वो ई कोलाई जो है आपके वेजाइनल रूट के थ्रू होते हुए यूरेटर तक आ जाते हैं और यूरेटर में ग्रो करते हैं और यूटीआई करते हैं। तो ध्यान रखना, इन तीनों में डिस्टेंस कम होता है। पर मेल्स की अगर मैं बात करूं तो मेल्स में जो है डिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया इतना ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर पाते, ग्रो नहीं कर पाते और यूटीआई के चांसेस उसमें कम हो जाते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं तो फीमेल में जो है प्रेगनेंसी होती है। प्रेगनेंसी होने के दौरान क्या होता है कि जो यूरेटर होता है ना फीमेल के, वो रिलैक्स हो जाते हैं। और जब फीमेल के यूरेटर रिलैक्स होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो उस कंडीशन में बैक्टीरिया के कॉलोनी फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यूरेटर रिलैक्स हो चुके हैं, तो बैक्टीरिया जो है आसानी से वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। तो ये दो कंडीशन है, एक कंडीशन मेनोपॉज है और एक और कंडीशन है कि जो फीमेल का यूरेथ्रा होता है वो शॉर्टन लेंथ का होता है, कम लेंथ का होता है एज कम्पेयर टू मेल। और अगर ये कम लेंथ का होता है तो यहाँ पर बैक्टीरिया जो है इजीली ग्रो कर लेते हैं। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से फीमेल में यूटीआई के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे पहला रेक्टल रूट, वेजाइनल रूट और यूरेटर, इन तीनों के बीच में डिस्टेंस कम होना। दूसरा, प्रेगनेंसी के दौरान यूरेटर रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो कर लेते हैं। तीसरा, फीमेल का जो यूरेथ्रा होता है उसकी लेंथ कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर इजीली बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है एज कम्पेयर टू मेल। और साथ ही साथ एक लास्ट रीजन है जिसका नाम है मेनोपॉज। हमने देखा था मेनोपॉज में भी क्या होता है, एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है और एस्ट्रोजन की कमी होने की वजह से भी यूटीआई के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको दे रखा है लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यूटीआई को भी हम क्लासिफाई कर रहे हैं दो तरह से, एक होता है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एक होता है अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो मैंने आपको बोला था लोअर में जैसे कि आपका ब्लैडर वेडर खराब हो जाता है और अपर में आपकी किडनी खराब हो जाती है। अपर जो होता है मोर सीरियस होता है, लेस कॉमन होता है, ज़्यादातर फीमेल में देखने को मिलता है। और जो लोअर होता है वो मोर कॉमन होता है, लेस सीरियस होता है और ज़्यादातर कॉमन होता है ये, और ये भी ज़्यादातर फीमेल में ही देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को क्लासिफाई किया है। एक होता है लोअर यूटीआई, एक होता है अपर यूटीआई। अब यहाँ पर लिखा है कि जो लोअर होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। यहाँ पर सिम्टम देखने को मिलता है कि आपको बार बार यूरिनेशन होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाती है, बट यूरिन इतना ज़्यादा पास आउट नहीं होता। जो अपर इन्फेक्शन होता है,
जो लेस कॉमन होता है यहाँ पर लिखा है मोर चांसेस इज फीमेल एज कम्पेयर टू मेल। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, किडनी में इन्फेक्शन हो गया, तो उस कंडीशन में बुखार आता जाता है आता जाता है आता जाता है, कम एंड गो कम एंड गो कम एंड गो ऐसा होता रहता है। साथ ही साथ अपर बैक साइड में आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है मोर सीरियस मैंने लिखा है, और किडनी में इन्फ्लामेशन मैंने लिखा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, पस वस फॉर्मेशन हो जाता है, काफ़ी दिक्कत आने स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर जब मैंने लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात करी तो मैंने लिखा है सिस्टिसिस, मतलब कि ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाना। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको यूटीआई को और अच्छे से क्लासीफाई किया गया है। देखो, अगर मैं एनाटॉमी के बेसिस पे बात करूं तो एक तो अपर यूटीआई, एक लोअर यूटीआई, मैंने आपको बता दिया ये ब्लैडर में होता है, ये किडनी में होता है। अगर मैं इन्फेक्शन के बेसिस पे बात करूं कि कितना फैला है, तो एक तो कॉम्प्लिकेटेड होता है, एक अनकॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड जैसे कि आपका किडनी वाला हो गया, अपर वाला हो गया, और अनकॉम्प्लिकेटेड आपका लोअर वाला हो गया। उसके बाद अकरेंस के बेसिस पे बात करूं कि पहली बार यूटीआई हुआ है या दूसरी बार हुआ है, तीसरी बार हुआ है, तो या तो पहली बार हुआ है तो प्राइमरी, या फिर रिपीटेड, दो तरह से भी हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस प्राइमरी, रिपीटेड, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेटेड अनकॉम्प्लिकेटेड, ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल लोकेशन अपर और लोअर। इस तरह से हम यूटीआई को क्लासीफाई कर सकते हैं। तीन बेसिस पे हमने करा। अब आगे हम बात करेंगे इटियोलॉजी के बारे में। तो इटियोलॉजी का मतलब होता है कोज ऑफ डिजीज, मतलब कि यहाँ पे जो इन्फेक्शन हो रहा है तो वो इन्फेक्शन किसकी वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया की वजह से, तो वही है इसकी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब होता है कारण, कि किस कारण से आपको ये बीमारी हो रही है या इन्फेक्शन हो रहा है। तो इटियोलॉजी में आपको लिखना है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो 95% रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं सिर्फ 5% ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द यूटीआई। अगर मैं बात करूँ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, जैसे कि ई कोलाई, तो ई कोलाई इज मैक्सिमम रेस्पॉन्सिबल फॉर द यूटीआई, 80% रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर आता है आपका प्रोटियस, क्लैप्सिलिया, एरोबैक्टर, सूडोमोनास। उसके बाद बात करता हूँ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, तो एंटेरोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई। कोकाई का मतलब इस तरह से चेन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, हमने देखा था हमारे माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। तो ये है आपकी इटियोलॉजी, ये है आपके कारण यूटीआई होने के, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है, उसमें भी कौन, ई कोलाई 80% रेस्पॉन्सिबल होता है आपके यूटीआई के लिए। और मोर कॉमन कौन सा होता है, लोअर यूटीआई जो है मोर कॉमन होता है। अब बात करते हैं, दो तरह से यूटीआई हो रहा है। एक तो सिंपल यूटीआई, ज़्यादा प्रॉब्लम आ नहीं रही है, लोअर ट्रैक्ट में हो रहा है। एक हो रहा है कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई जो कि अपर ट्रैक्ट में होता है। आपको पता है अगर अपर ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होगा मतलब कि किडनी खराब हो रही है, और किडनी खराब हो रही है तो कॉम्प्लिकेटेड, और अगर लोअर ट्रैक्ट में हो रहा है तो सिंपल यूटीआई, सिंपल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इतनी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। और अगर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज हो रहा है मतलब कि अपर में हुआ है। देखो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है सिंपल यूटीआई, मतलब कि आपको लोअर यूटीआई हुआ है, मतलब कि आपका यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा खराब हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको होता है डायसूरिया, मतलब कि पेनफुल यूरिनेशन। साथ ही साथ अर्जेंसी और फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाता है, बार बार आपको यूरिनेशन के सिग्नल जाते हैं बट इतना यूरिन पास आउट नहीं हो पाता। बट अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड की बात करूं तो कॉम्प्लिकेटेड में किडनी खराब हो जाती है। किडनी खराब का मतलब है कि रीनल फेलियर। और अगर आपकी किडनी खराब है तो आपको कैसे पता लगेगा, देखो ध्यान से सुनना। मसल जो है, आपकी जो बॉडी में मसल होती है वो अपना एक वेस्ट प्रोडक्ट बनाती है, वेस्ट प्रोडक्ट है ना, जो होता है क्रिएटिनिन। क्या होता है, क्रिएटिनिन। ये क्रिएटिनिन जो है हमारी बॉडी से रिमूव आउट होता है थ्रू किडनी। किडनी क्या करती है, इसको फिल्टर करके हमारी बॉडी के थ्रू, यूरिन के थ्रू पास आउट कर देती है और बाहर निकाल देती है, एलिमिनेट कर देती है। पर अब किसी कंडीशन में, जैसे मान लीजिए अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है और आपकी किडनी खराब हो गई। अगर आपकी किडनी खराब हो गई तो मसल तो अपना वेस्ट बनाती रहेगी, कौन सा, क्रिएटिनिन। और क्रिएटिनिन जो है किडनी के थ्रू बाहर जाना था, बट अब क्रिएटिनिन जो है किडनी के थ्रू बाहर नहीं जा पा रहा क्योंकि किडनी खराब हो चुकी है ड्यू टू अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो अगर किडनी खराब हो जाएगी तो क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता जाएगा हमारे ब्लड में। तो यहाँ पर लिखा है कि क्रिएटिनिन का लेवल ब्लड में जो है बढ़ता जा रहा है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि हमारी किडनी सही से काम नहीं कर रही, क्योंकि अगर हमारी किडनी सही से काम कर रही होती तो ये क्रिएटिनिन हमारी ब्लड में बढ़ता ही नहीं। तो अगर क्रिएटिनिन का लेवल ब्लड में बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है कि आपकी किडनी जो है इम्प्रॉपर काम कर रही है, या फिर रीनल डिसफंक्शन हो सकता है, या फिर अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से रीनल डिसफंक्शन हुआ है। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर मैंने लिखा है क्रिएटिनिन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द मसल एलिमिनेटेड वाया किडनी। पर अगर किडनी खराब हो गई तो ये क्रिएटिनिन ब्लड में बढ़ता जाएगा, जिसका मतलब है कि किडनी ने अपना फंक्शन सही से नहीं करा, इम्पेयर्ड है, और रीनल डिसफंक्शन के चांसेस बनते हैं, किडनी फेलियर के चांसेस बनते हैं। दिस इज अपर यूटीआई, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड।
नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में क्लिनिकल फीचर, हिस्ट्री वगैरह पता करो, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है यूरिन का, फिर आपके डिप्स्टिक टेस्ट होते हैं, कल्चर एंड सेंसिटिविटी होता है। तो ये सारे डायग्नोसिस के तरीके हैं कि कैसे हम पहचानें कि किस तरह का और कितना ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक आपको दे रखा है ड्रग थेरेपी ऑफ यूटीआई, मतलब कि आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को किस तरह से सही कर सकते हैं। देखो, मैंने आपको बोला कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव की वजह से होता है। ग्राम नेगेटिव में भी कौन सा, ई कोलाई की वजह से 80 to 85% चांसेस होते हैं कि आपका यूटीआई हो। तो मतलब ज़्यादातर अगर मैं देखूं तो ये ई कोलाई बैक्टीरिया ही सब कुछ कर रहा है, इसी बैक्टीरिया को हमें रोकना है। तो ये बैक्टीरिया की हमें कमज़ोरी पता लग गई, हमें पता लग गया कि ये बैक्टीरिया जो है एसिडिक एनवायरनमेंट में ग्रो करता है। ध्यान से सुनो, हमें क्या पता लगा कि 5 से 7 पीएच तक ये बैक्टीरिया ग्रो कर लेता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो यूरिन है ना, उसका पीएच हम एल्कलाइन कर देंगे। क्या कर देंगे, एल्कलाइन कर देंगे, मतलब कि बेसिक कर देंगे। अगर हमारे यूरिन का पीएच बेसिक कर देंगे तो यूरिन के पीएच के बेसिक होने की वजह से ये बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो हम क्या कर देंगे, यूरिन का पीएच चेंज कर देंगे, यूरिन के पीएच को अल्कलाइन बना देंगे, बेसिक बना देंगे विद द हेल्प ऑफ कैरेट जूस, विद द हेल्प ऑफ ड्रग फिनाजोपायरिडीन, और वी कैन से फेनेजोपायरिडीन। फेनेजोपायरिडीन की मदद से हम क्या करते हैं, यूरिन के पीएच को अल्कलाई कर देते हैं, बेसिक कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो आपका ई कोलाई बैक्टीरिया है ये यहाँ पर टिकता ही नहीं है। और ये अगर यहाँ पर रहेगा ही नहीं, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, तो क्या ही ग्रोथ करेगा और क्या ही हमें यूटीआई करेगा। तो ध्यान रखना, सबसे पहले पीएच ऑफ यूरिन को चेंज कर दो। दूसरा, ऐसे कुछ मेडिकेशन दो, ऐसी कुछ एंटीबायोटिक दो जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से किल कर दे या उसकी ग्रोथ को पूरी तरह से रोक दे। तीसरा, प्रिवेंशन। देखो, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रखो, वॉशरूम प्रॉपर यूज़ करो, ठीक है, साफ़ सुथरा यूज़ करो, कॉमन वॉशरूम को अवॉइड करो, साथ ही साथ अपनी हाइजीनिटी अपने हाथ में है, ठीक है, और सैनिटाइजेशन प्रॉपर रखो। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, तब जाके हम बच सकते हैं इनसे। साथ ही साथ जो भी आपके रिस्क फैक्टर है उनको अवॉइड करो। जैसे इम्यूनिटी कम है, अब इम्यूनिटी कम है तो इम्यूनिटी बढ़ाओ भाई, सीधी सी बात है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डाइट सप्लीमेंट सुधारो, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो। तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। तो पीएच ऑफ यूरिन तो हमें समझ में आ गया। अब दूसरा है मेडिकेशन। तो मेडिकेशन को भी अच्छे से समझेंगे कि ऐसी कौन सी मेडिकेशन दें और वो मेडिकेशन किस तरह से काम करेगी जिससे हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सही हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें मानना तो क्या है, बैक्टीरिया को ही किल करना है। अब देखो, जनरल प्रिंसिपल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सुनो, तो देखो, जनरल प्रिंसिपल में आपको दो तरह के केसेस दे रखे हैं, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। एक्यूट का मतलब होता है जो सडन इन ऑनसेट हो, और क्रोनिक का मतलब होता है जो कि धीरे धीरे डेवलप हो, जिसमें सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम, एक साथ कई तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिले। ये जो आपका क्रोनिक कंडीशन होता है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब ये आपका अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, ये आपकी किडनी को भी खराब कर सकता है। तो एक्यूट की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसको एक्यूट कंडीशन है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही पेशेंट जो है आरएमपी के पास आएगा, आपने 5th सेम में पढ़ा है जूरिस्प्रूडेंस में, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, मतलब कि डॉक्टर वगैरह के पास आएगा, तो डॉक्टर जो है इमीडिएट इसको मेडिकेशन दे देगा, फिर इसके यूरिन के सैंपल को लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजेगा। अब सबसे पहली बात यहाँ आती है कि बिना टेस्ट रिपोर्ट देखे ही डॉक्टर ने कैसे मेडिकेशन दे दी। तो डॉक्टर ने इसलिए मेडिकेशन दी है, इसलिए एंटीबायोटिक दी है, ताकि पेशेंट में वो और ज़्यादा ना फैले, यूटीआई जो और ज़्यादा ना फैले, इसलिए जो है डॉक्टर ने इमीडिएट मेडिकेशन दे दी है। जब कभी भी रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर रिपोर्ट को देखता है और चेक करता है कि जो मेडिकेशन उसने दी है क्या उसके खिलाफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंट तो डेवलप नहीं कर लिया। अगर डेवलप कर लिया है तो इस मेडिकेशन को चेंज करके दूसरी मेडिकेशन दी जाती है। तो इस तरह से हम एक्यूट कंडीशन में ट्रीटमेंट करते हैं। रिपोर्ट को आने के बाद हम चेक करते हैं कि मेडिकेशन जो हमने दी थी वो सही थी या नहीं। अगर नहीं है तो फिर मेडिकेशन को चेंज कर दो, पर मेडिकेशन देना इसलिए ज़रूरी है ताकि उसका फर्दर प्रोलिफरेशन ना हो, उसका ज़्यादा फैलाव ना हो। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ना हो, इसलिए हैंड टू हैंड हमें एज सुन एज पॉसिबल मेडिकेशन स्टार्ट करनी होती है एक्यूट केसेस में। बट जहाँ क्रोनिक केसेस होते हैं वहाँ पर आपको देखना होता है कि क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ कहाँ तक दिक्कत आ रही है, क्योंकि क्रोनिक केसेस में क्या होता है, मिक्स्ड इन्फेक्शन होता है, एक से ज़्यादा बैक्टीरिया यहाँ पर अटैक करते हैं, कॉलोनी फॉर्म करते हैं। तो ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है। यहाँ पर रीनल फेलियर के चांसेस भी बन सकते हैं, 100% बन सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मेन रीजंस का पता करना होता है कि क्या कारण है, कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, देन हमें प्रॉपर स्टार्ट करना पड़ता है यहाँ पर ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर इतना जल्दबाजी नहीं करते क्योंकि ये क्रॉनिक कंडीशन है, यहाँ पर हमें प्रॉपर पता लगाना पड़ता है।
देयर इज नो डेस्परेट हरी टू स्टार्ट ड्रग ट्रीटमेंट बिफोर केस इज थ्रूली इन्वेस्टिगेटेड। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम स्टार्ट कर सकते हैं। और जो भी मेडिकेशन हम दे रहे हैं उसको एडिक्वेट डोज देना है, मतलब पर्याप्त मात्रा में ड्रग हमें देनी है और एडिक्वेट टाइम इंटरवल पे, और वी कैन से एडिक्वेट पीरियड्स पे हमें देनी है। सुबह शाम दिन जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वैसे ही हमें ट्रीटमेंट को प्रॉपर फॉलो करना है। साथ ही साथ हमें पता है कि ई कोलाई की ग्रोथ जो है अप्रोक्स 5 to 7, यहाँ पर लिखा है 6 to 7 पीएच पर होती है, मतलब एसिडिक इन्वायरमेंट में होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पीएच को बेसिक कर देंगे, या तो 6 से कम कर दो तो उसमें भी दिक्कत है, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो भी बैक्टीरिया मर जाएगा, और ज़्यादा बेसिक हो जाएगा तो भी बैक्टीरिया मर जाएगा। बैक्टीरिया के लिए ये फेवरेबल इन्वायरमेंट है। इससे कम ज़्यादा करोगे तो बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। जैसे हमने करा था ना, एल्कलाइन कर दिया था तो ई कोलाई कम हो जाता है। ठीक है, एक और कंडीशन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई भी दोस्त खड़ा है और उसको है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और आप अभी लेक्चर देख रहे हैं और आपको अच्छी खासी नॉलेज हो गई है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, तो आप अपने दोस्त को कहोगे कि देख भाई आप पानी पियो ज़्यादा। तो दोस्त बोलेगा भाई मैं पानी क्यों पीऊँ ज़्यादा, तो आप बोलोगे अपने दोस्त से कि भाई अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे तो आपको ज़्यादा टॉयलेट आएगा, और ज़्यादा टॉयलेट आएगा तो चांसेस है कि वो बैक्टीरिया जो है आपकी बॉडी से टॉयलेट के थ्रू रिमूव आउट हो जाए, यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाए। और जब बैक्टीरिया ही रिमूव हो जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे, तो कॉलोनी किसकी बनेगी। ठीक है, तो ज़्यादा पानी पीना चाहिए इस कंडीशन में ताकि प्रॉब्लम ना आए। देखो यहाँ पर लिखा है वाटर इनटेक अगर आप बढ़ाओगे तो बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन आपके पाथवे में कम हो जाएगी, बॉडी से बैक्टीरिया जो है रिमूव हो जाएंगे। लास्ट लाइन में लिखा है कि एक सिंगल एंटीबायोटिक सारे तरह के बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है ग्राम नेगेटिव के लिए अलग होती है, ग्राम पॉजिटिव के लिए अलग होती है, कुछ बैक्टीरिया रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं। तो एक सिंगल एंटीबायोटिक जो है सभी तरह के बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकती। हालांकि वो किल करती कई तरह के बैक्टीरिया को, पर सभी तरह के बैक्टीरिया को वो किल नहीं कर सकती। तो ये सारा आपको लिखना है जनरल प्रिंसिपल में। ये हो गया जनरल प्रिंसिपल, ये हो गया डायग्नोसिस, ये हो गया ड्रग थेरेपी ऑफ यूटीआई, ये हो गया आपका सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड, ये हो गया आपका लोअर अपर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ यूटीआई एंड एटियोलॉजी ऑफ यूटीआई, और फीमेल में ज़्यादा चांसेस क्यों होते हैं, लोअर यूटीआई, अपर यूटीआई, डायग्राम एंड इंट्रोडक्शन। अभी हमें दो चार चीज़ें और देखनी है, एसएआर ऑफ क्विनोलिन, सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, साथ ही साथ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग एंटीबायोटिक। तो देखो जो एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो किस तरह से काम करेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बैक्टीरिया है, अब इस बैक्टीरिया को आपको किल करना है। ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये है ई कोलाई। इस बैक्टीरिया को आपको किल करना है, तो आप क्या देने वाले हो, यहाँ पर एंटीबायोटिक देने वाले हो। अब एंटीबायोटिक जैसे कि आपका टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोरामफेनिकोल हो गया, पेनिसिलिन हो गया, मैक्रोलाइड हो गया, कोई सा भी एंटीबायोटिक हो गया। ठीक है, हर एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग है, हर एंटीबायोटिक का नेचर अलग है। कुछ एंटीबायोटिक जो है सीडियल होती है, मतलब बैक्टीरिया को सीधा किल करती हैं। कुछ एंटीबायोटिक जो होती है स्टैटिक होती है, मतलब कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करती हैं। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम भी करती है एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल भी करती है, डिपेंड करती है एंटीबायोटिक कौन सी है। साथ ही साथ एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ पेनिसिलिन की, तो पेनिसिलिन सेल वॉल के फॉर्मेशन को रोक देगा। अगर मैं बात करूँ टेट्रासाइक्लिन की, तो टेट्रासाइक्लिन प्रोटीन के फॉर्मेशन को रोक देगा। तो अलग अलग ड्रग्स जो है अलग अलग तरीके से काम करती है। तो एंटीबायोटिक ओवरऑल काम कैसे करेगी, एंटीबायोटिक या तो सेल वॉल के फॉर्मेशन को रोक देगी, सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन को रोक देगी, डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन को रोक देगी, डीएनए को बनने से रोक देगी, आरएनए को बनने से रोक देगी, प्रोटीन को बनने से रोक देगी, और न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए वही उनको बनने को रोक देगी, या डीएनए से आरएनए जो बन रहा है ट्रांसक्रिप्शन उसको रोक देगी। तो इन सबको रोक कर जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ को हम खत्म कर सकते हैं, बैक्टीरिया को हम किल कर सकते हैं। और एंटीबायोटिक यही सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉलो करता है। जो भी एंटीबायोटिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, क्लोरामफेनिकोल, जैसे आपका हो गया पेनिसिलिन, मैक्रोलाइड्स, तो वही सारे एंटीबायोटिक्स आपको यहाँ पर सेम लिखने हैं, और आप बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं क्योंकि हमने बहुत ही डिटेल में एंटीबायोटिक पढ़े हैं। तो ये एंटीबायोटिक इस तरह से इस बैक्टीरिया को किल करेंगे, आइदर सेल वॉल फॉर्मेशन रोक के, आइदर इसके डीएनए को रोक के, आरएनए को रोक के, प्रोटीन को रोक के, सेल मेम्ब्रेन को रोक के, इसमें एसेंशियल मेटाबोलाइट के बनने को रोक कर, किसी भी तरह से इसमें एटीपी बनने को रोक कर, साथ ही साथ आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को कम कर हमने एंटी ट्यूबरकुलोसिस पढ़ा था, वहाँ पर भी हमने कई तरह के तरीके पढ़े थे कि टोपो आइसोमेरेज 2 को रोक दो, टोपो आइसोमेरेज 4 को रोक दो, डीएनए गायरेज बाइंडिंग को रोक दो, पॉजिटिव सुपर कोइलिंग को नेगेटिव में कन्वर्ट होने से रोक दो। तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक सकते हो, बैक्टीरिया को किल कर सकते हो। ये सारे आप कब मिलेंगे आपको, जब आप सिलेबस को पढ़ोगे, एंटीबायोटिक को पढ़ोगे, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट को पढ़ोगे, तो सारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर है। चलिए आगे चलते हैं, ये सारा आपको क्लियर हो चुका है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ जो भी मैंने अभी आपको बोला। देखो ट्रांसक्रिप्शन को रोक दो, ट्रांसलेशन को रोक दो, न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को रोक दो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब कि सेल मेम्ब्रेन को रोक दो। तो कई तरह के हैं,
ठीक है। फिर ड्रग्स को क्लासिफाई भी किया है, जैसे कि आपकी यूटीआई की ड्रग्स है ना, तो फर्स्ट जनरेशन ड्रग, सेकंड जनरेशन ड्रग, थर्ड जनरेशन ड्रग, फोर्थ जनरेशन ड्रग, जैसे आपने वहाँ पर क्लासिफाई किया था ना एंटी ट्यूबरकुलोसिस में, वैसे ही क्लासिफाई किया है। फिर यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट जनरेशन की जो है नैरो स्पेक्ट्रम होती है, ग्राम नेगेटिव के खिलाफ होती है। सेकंड जनरेशन की जो है जैसे आपका सिप्रोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन होती है, जो कि एक्सीलेंट एक्टिविटी रखती है ग्राम नेगेटिव के खिलाफ और ग्राम पॉजिटिव को भी थोड़ा बहुत मार लेती है। फोर्थ जनरेशन की जो होती है वो डीएनए गाइरेस को रोकती है, टोपाइसोमरेज 4 को रोकती है। थर्ड जनरेशन की जो होती है वो स्ट्रेप्टोकोकाई के अगेंस्ट एक्टिवेट होती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इन सब के काम भी लिखे हुए हैं और इन सब के ड्रग्स भी लिखे हुए हैं कि कौन से सेक्शन में। जैसे मान लीजिए सेकंड जनरेशन की ड्रग है, जैसे मान लीजिए आपका एनॉक्सिसिन है या आपका नॉरफ्लोक्सासिन है। अब ये नॉरफ्लोक्सासिन सेकंड जनरेशन की ड्रग है, तो आपको पता लग जाएगा कि अगर नॉरफ्लोक्सासिन है तो ये ग्राम नेगेटिव के ऊपर अच्छा एक्शन देगी एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपको डिटेल भी लिखी हुई है, यहाँ पर आपको ड्रग्स भी लिखी हुई है और यहाँ पर आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको दो सिंथेसिस दे रखी है, पर दो सिंथेसिस को पढ़ने से पहले आपके सिलेबस में एक SAR है, उसको भी देख लेते हैं, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, और वी कैन से सार। अब एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, यहाँ पर SAR दे रखा है क्विनोलोन का। देखो जो एंटी मलेरियल पढ़ा था वहाँ पर था क्विनोलिन का, तो क्विनोलिन है वो, और यहाँ पर क्या है क्विनोलोन। ध्यान रखना, मलेरिया वाला क्या था क्विनोलिन, कंफ्यूज मत होना। अगर एग्जाम में आए क्विनोलोन तो लिखना है यूटीआई का, अगर एग्जाम में आए क्विनोलिन तो लिखना है एंटी मलेरियल का। तो नाम में कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। बच्चे कई बार क्या करते हैं, क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन सही से पढ़ो। ऐसा याद रखना कि लोन लेना है तो यूटीआई को सही करने के लिए लोन लेना है, तो अगर यूटीआई के लिए आए तो आपको क्विनोलोन लिखना है। और क्विनोलिन, लिन मतलब क्वीन, क्वीन मतलब मलेरिया, क्योंकि मलेरिया किससे होता है, फीमेल एनाफिल मॉस्किटो, ऐसे याद रख लो। तो ध्यान रखना, गलती मत करना। अब देखो देखते हैं SAR ऑफ क्विनोलोन, जिसमें आएगा आपका सिप्रोफ्लोक्सासिन वगैरह सारी एंटीबायोटिक का SAR है ये। तो देखो यहाँ पर जनरल स्ट्रक्चर बना रखी है मैंने क्विनोलोन की, जहाँ पर मैंने नंबरिंग करी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरह से आपको नंबरिंग कर देनी है। काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई भी बना सकता है। दो बेंजीन बना रखी है बस। अब देखो फर्स्ट पोजीशन पे आपको लगा हुआ है यहाँ पर नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन के साथ आपको R1 अटैच किया हुआ है। अगर आप इस R1 को सब्स्टिट्यूशन करते हो, R1 के सब्स्टिट्यूशन से एक्टिविटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। जैसे अगर आप R1 का सब्स्टिट्यूशन साइक्लोप्रोपाइल से करते हो, प्रोपाइल का मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, और साइक्लो का मतलब ये आपस में इस तरह से जुड़े हैं, तो ये हो गया साइक्लोप्रोपाइल। इस तरह से ये हो गया साइक्लोप्रोपाइल, 1 2 3 कार्बन यहाँ पर मैंने बना भी रखा है। तो अगर आप R1 की जगह साइक्लोप्रोपाइल लगाते हो तो इसकी, इस स्ट्रक्चर की एक्टिविटी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए बढ़ जाएगी। यहाँ पर लिखा है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए एक्टिविटी बढ़ जाएगी, मतलब अब ये स्ट्रक्चर जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को बहुत अच्छी तरह से किल करेगी। अगर आप R1 की जगह लगा देते हो साइक्लोप्रोपाइल, तो ध्यान रखना अगर R1 की जगह साइक्लोप्रोपाइल लगाओगे तो ग्राम नेगेटिव के खिलाफ एक्टिविटी बढ़ेगी। साथ ही साथ इसकी पोटेंसी, इस स्ट्रक्चर की पोटेंसी में भी चेंज आएगा। इस स्ट्रक्चर की ADME मतलब कि फार्माकोकाइनेटिक में भी चेंज आएगा। ये सारी बातें क्लियर हो गई। तो R1 की जगह लगाओ आप साइक्लोप्रोपाइल। उसके बाद यहाँ पर लिखा है सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन आपको नहीं करना है। अगर आपने यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन किया, कोई भी एडिशन किया, कोई भी डिलीशन किया, कुछ भी लगाया, तो इसकी वजह से जो है आपकी एंटीबायोटिक और वी कैन से एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी ऑफ दिस स्ट्रक्चर वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको थर्ड पोजीशन पे दिख रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फोर्थ पोजीशन पे दिख रहा है ऑक्सो ग्रुप और वी कैन से कार्बोनिल ग्रुप। तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप और ऑक्सो ग्रुप है, दिस बोथ ग्रुप आर एसेंशियल फॉर द गायरेस बाइंडिंग। आपको पता है बैक्टीरिया में क्या होता है, गायरेस बाइंडिंग होती है, डीएनए गायरेस इज एसेंशियल। तो ये ड्रग जो है वहीं पर एक्ट करेगा, तो ये दोनों यहाँ पर होने चाहिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होना चाहिए और ऑक्सो ग्रुप भी होना चाहिए। बोथ आर एसेंशियल फॉर द गायरेस बाइंडिंग। अगर आप इनको रिप्लेस करोगे, रिमूव करोगे, सब्सटीट्यूट करोगे तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पर अगर आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जगह, एक एक्सेप्शन है कि अगर आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जगह आइसोथायाजोलो लगाया तो एक्टिविटी बढ़ती है। आई रिपीट, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जरूरी है, उसको रिप्लेस नहीं करना, रिमूव नहीं करना, सब्सटीट्यूट नहीं करना, वरना एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। बट एक एक्सेप्शन है कि अगर आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जगह आइसोथायाजोलो लगाया तो एक्टिविटी बढ़ेगी। तो वापस मैं रिपीट कर देता हूं, R1 की जगह साइक्लोप्रोपाइल लगाने से एक्टिविटी बढ़ती है ग्राम नेगेटिव के खिलाफ। सब्सटीट्यूशन मत करना सेकंड पोजीशन पे, नहीं तो एक्टिविटी कम हो जाएगी। थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे जो यहाँ पर ग्रुप अटैच है वो एसेंशियल है फॉर द एक्टिविटी। बट अगर थर्ड पोजीशन की जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको वैसे तो सब्सटीट्यूट नहीं करना, पर अगर आप सब्सटीट्यूट करते हो आइसोथायाजोलो से तो एक्टिविटी बढ़ती है। फिर आ जाओ आप फिफ्थ पोजीशन पे जहाँ पर R2 लगा हुआ है।
ये जो R2 आपको दिख रहा है, अगर आप इस R2 को चेंज करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, इसमें एडिशन करोगे, इसका डिलीशन करोगे, तो यहाँ पर पोटेंसी अल्टर होगी, पोटेंसी चेंज होगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर NH2 लगाता हूँ, CH3 लगाता हूँ, अगर मैं इस R2 की जगह या तो NH2 लगाता हूँ या मैं CH3 लगाता हूँ, तो यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी बढ़ेगी। और यहाँ पर R1 की जगह साइक्लोप्रोपाइल लगाने से क्या हो रहा था, ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी बढ़ रही थी। तो ध्यान रखना, R1 को चेंज करेंगे तो ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी, R2 को चेंज करेंगे तो ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी जो है बढ़ेगी। उसके बाद आपको 6 पोजीशन पे फ्लोरो ग्रुप लगा रखा है। फ्लोरो ग्रुप इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। फ्लोरो ग्रुप को कहीं भी रिप्लेस नहीं करना, सब्स्टिट्यूट नहीं करना, डिलीट नहीं करना, इस पर कुछ ऐड नहीं करना, इसकी जगह कुछ भी नहीं लगाना। ये है तो एक्टिविटी है। तो फ्लोरो ग्रुप इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। फ्लोरो ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट एट द 6th पोजीशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है आपका 7th पोजीशन। 7th पोजीशन पे है आपका R3। अगर आप इस R3 की जगह 5 to 6 मेंबर नाइट्रोजन रिंग लगाओगे, कौन से रिंग, 5 to 6 मेंबर नाइट्रोजन रिंग, तो आपकी एक्टिविटी जो है बढ़ेगी। उसके बाद है आपका R4 पोजीशन। R4 पोजीशन पे क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो सब्स्टिट्यूशन करने से यहाँ पर एक्टिविटी बढ़ेगी। और किसके खिलाफ, यहाँ पर एनएरोबिक बैक्टीरिया के खिलाफ एक्टिविटी बढ़ेगी। मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करते हैं, अगर इनको ऑक्सीजन मिली तो ये मर जाएंगे। तो ऐसे बैक्टीरिया के खिलाफ R4 पे सब्स्टिट्यूशन करने से एक्टिविटी बढ़ती है। और यहाँ पर ये जो कार्बन है इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है, अगर इस हाइड्रोजन पे 8th पोजीशन पे जो कार्बन है इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है, इस हाइड्रोजन को अनसब्स्टिट्यूटेड रहने देना है। अगर इस पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन करा तो एक्टिविटी डिक्रीज होगी। पर इन केस अगर आपने सब्स्टिट्यूशन करा फ्लोरीन से, क्लोरीन से, CH3 से, तो एक्टिविटी बढ़ेगी। मैं रिपीट कर देता हूँ, R1 पर साइक्लोप्रोपाइल लगाओ तो आपका ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी बढ़ेगी। एंड सेकंड पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पोजीशन को अनसब्स्टिट्यूटेड ही रहने देना है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी सब्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करना है। अगर यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी सब्स्टिट्यूशन हुआ तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो कि बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। फोर्थ पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप है जो कि बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। ये गायरेस बाइंडिंग के लिए एसेंशियल होता है। थर्ड पोजीशन पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है। इसको चेंज करने से एक्टिविटी डिक्रीज होगी, पर आप इसको चेंज कर सकते हो आइसोथायाजोलो से, जिससे एक्टिविटी बढ़ती है। साथ ही साथ R2 को अगर आप चेंज करोगे तो R2 की जगह आप NH2 लगाओगे, CH3 लगाओगे, तो इसकी वजह से ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी बढ़ती है और पोटेंसी भी अल्टर होती है। 6th पोजीशन पे जो फ्लोरो ग्रुप है, फ्लोरो ग्रुप इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। इफ यू रिप्लेस, रिमूव, सब्स्टिट्यूट दिस फ्लोरो ग्रुप फ्रॉम द 6th पोजीशन, देन एक्टिविटी अल्टर और एक्टिविटी डिक्रीजेस, 100% एक्टिविटी गिरेगी। अब R3 जो आपको लगा रखा है, R3 की जगह अगर आप 5 to 6 मेंबर नाइट्रोजन रिंग लगाओगे, आई रिपीट 5 to 6 मेंबर नाइट्रोजन रिंग लगाओगे, तो यहाँ पर पोटेंसी भी चेंज होगी और फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। उसके बाद R4 पोजीशन है। ये R4 पोजीशन की जगह अगर आप सब्स्टिट्यूशन करोगे, कोई और ग्रुप लगाओगे, तो R4 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करने की वजह से एक्टिविटी बढ़ती है। और किसके खिलाफ एक्टिविटी बढ़ती है, एनएरोबिक बैक्टीरिया के खिलाफ एक्टिविटी बढ़ती है। उसके बाद ये जो C8 है, इसके पास जो हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास जो 8वें नंबर के कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है, इसको अनसब्स्टिट्यूटेड ही रहने देना है। इसमें किसी भी तरह का सब्स्टिट्यूशन एक्टिविटी डिक्रीज करेगा, पर एक्सेप्ट अगर आप इसका सब्स्टिट्यूशन फ्लोरीन से करते हो, क्लोरीन से करते हो, CH3 से करते हो, तो इन तीनों की कंडीशन में, फ्लोरीन, क्लोरीन, CH3 की कंडीशन में एक्टिविटी बढ़ती है। तो इस तरह से आपको पूरा SAR लिखना है। अब साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बोला कि R3 की जगह आप 5 to 6 मेंबर रिंग लगा सकते हो, R1 की जगह आप साइक्लोप्रोपाइल लगा सकते हो, तो यहाँ पर लगा के भी दिखा रखा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं R1 की जगह C2H5 लगा रखा है, R1 की जगह यहाँ पर आपको डाईफ्लोरोफिनाइल लगा रखा है, R1 की जगह यहाँ पर आपको साइक्लोप्रोपाइल लगा रखा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए ये फ्लोरीन इज एसेंशियल, तो ये फ्लोरीन को कुछ भी नहीं करा, फ्लोरीन एसेंशियल, फ्लोरीन एसेंशियल, कार्बोनिल एसेंशियल, कार्बोक्सिलिक एसेंशियल, ये सारी बातें वो की वही है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो फ्लोरीन के नीचे R3 है, इसको आप 5 to 6 मेंबर नाइट्रोजन की रिंग लगाओ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 5 to 6 मेंबर नाइट्रोजन की रिंग है, नाइट्रोजन की रिंग है, नाइट्रोजन की रिंग है। तो बस वही करा, नाइट्रोजन की रिंग लगा दी, यहाँ पर साइक्लोप्रोपाइल लगा दिया तो बना सिप्रोफ्लोक्सासिन, नाइट्रोजन की रिंग लगा दी, यहाँ पर लगा दिया डाईफ्लोरोफिनाइल तो बना टेमोफ्लोक्सासिन, और यहाँ पर अगर आपने नाइट्रोजन की रिंग लगा दी और C2H5 लगा दिया R1 की जगह तो बना नॉरफ्लोक्सासिन। तो अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगी, थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाओ, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते जाओ। उसके बाद यहाँ पर ये सारी बातें मैंने आपको पहले ही बता दी है। अब आपको बता रखी है सिंथेसिस ऑफ सिप्रोफ्लोक्सासिन। तो सिप्रोफ्लोक्सासिन एक सेकंड जनरेशन एंटीबैक्टीरियल है जो कि DNA को ब्लॉक करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो टोपाइसोमेरेस 2 और टोपाइसोमेरेस 4 पे ये एक्ट करती है और DNA की बाइंडिंग को रोकती है, नेगेटिव सुपर कोइलिंग को, वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला सुपर कोइलिंग का कंसेप्ट है उसको इनहिबिट कर देती है। यह आपने एंटी TB में पढ़ा है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस में।
बात करते हैं इसके सिंथेसिस की, तो अल्टीमेटली देखो बनाना क्या है, सिप्रोफ्लोक्सासिन। सिप्रोफ्लोक्सासिन की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बोला था कि सेकंड पोजीशन अनसब्स्टिट्यूटेड रहनी चाहिए, अनसब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ पर थर्ड पे कार्बोक्सिलिक एसेंशियल है, फोर्थ पे आपका कार्बोनिल और ऑक्सो ग्रुप एसेंशियल है, एसेंशियल है। फ्लोरीन एसेंशियल है, एसेंशियल है। नाइट्रोजन पे साइक्लोप्रोपाइल लगा सकते हैं, लगा रखी है। और यहाँ पर 5 मेंबर रिंग लगा रखी है। ये आपकी सिप्रोफ्लोक्सासिन की स्ट्रक्चर है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी। अब ये बनती कैसे है, शुरू कैसे करनी है। सबसे पहले आपको एक बेंजीन लेनी है, बेंजीन पे 3 फ्लोरीन ग्रुप अटैच करने हैं, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। देखो काफ़ी सिंपल है, बना के देखो मेरे साथ साथ। बेंजीन लिया, बेंजीन पे एक फ्लोरीन यहाँ लगाया, एक फ्लोरीन यहाँ लगाया और एक फ्लोरीन इसके जस्ट अपोजिट यहाँ लगा दिया। उसके बाद आपको लगाना है C डबल बॉन्ड O। अब बहुत ही सिंपल है, एक बकेट बना दो। जैसे आपने बाल्टी देखी है, ये बकेट बाल्टी बोलते हैं हिंदी में, ये सीधी रखी हुई है। इसको इस तरह से मैंने कुछ भी नहीं करा, इस तरह से टेढ़ी रख दी, ठीक है। ये पानी भरा हुआ है ऐसे मान लो, तो इसको टेढ़ी कर दी मैंने, इस तरह से ये बकेट बना दी, ठीक है। अब इस बकेट के एक तरफ है COO2H5 और दूसरी तरफ का कैसे याद रखोगे, सिर्फ ये OC2H5 यहाँ से उठा लो और लिख दो। तो काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर है। बेंजीन बनाई, 3 फ्लोरीन लगाया, सबसे पहले एक बेंजीन बनाई, फ्लोरीन 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 के जस्ट अपोजिट फ्लोरीन लगाया, यहाँ पर एक C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगाया, उसके साथ एक बकेट हमने बना दी। बकेट के पहली तरफ है COO2H5, दूसरी तरफ है, यहीं से उठा के याद रख लो, OC2H5। उसके बाद इसकी रिएक्शन आप करा दो 1 2 3। ये साइक्लोप्रोपाइल है, इसके साथ NH2 अटैच है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। तो जैसे ही आप इसकी रिएक्शन इसके साथ कराओगे तो देखो क्या क्या चेंज होने वाले हैं, मैंने उनको हाईलाइट करा हुआ है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा ही चेंज करना है। ये जो आपका OC2H5 है, इसकी जगह आपको ये वाली स्ट्रक्चर को यहाँ पर अटैच कर देना है, बाकी सब कुछ सेम है। बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ इतना सा चेंज करना है। उसके बाद वापस आपने टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल से यहाँ पर रिएक्शन करा देनी है। तो अब क्या बनने वाला है वो ध्यान से देखो, इस फ्लोरीन को आपको हटा देना है, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन इस तरफ मुंह खुल रहा था, इस नाइट्रोजन को बुलाओ कि भैया आ जाओ, फ्लोरीन तो गया। अब जैसे फ्लोरीन गया ना, तो ये नाइट्रोजन बोलेगा कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो नाइट्रोजन सपोज यहाँ लग गया आके, तो जब ये नाइट्रोजन यहाँ लग गया तो इस तरह से रिंग पैक हो जाएगी और ये जो है इसके साथ ही आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं सिर्फ फ्लोरीन हटा है, बाकी जो बाहर खुला था ना इस तरह से, उसको इस तरफ हमने बुला लिया और कुछ भी नहीं करा। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर जो फ्लोरीन था उस फ्लोरीन को हटा दिया, इस फ्लोरीन को हटा दिया हमने, और ये जो नाइट्रोजन था ये यहाँ पर आ गया और ये जो इसके साथ था ये नीचे आ गया, बस। बाकी सब कुछ सेम टू सेम, ठीक है। उसके बाद जो स्टेप होगी उसमें क्या चेंजेस आएंगे वो देखो आप। यहाँ पर ये बेंजीन है, यहाँ पर बेंजीन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर भी फ्लोरीन है, यहाँ पर भी फ्लोरीन है, अभी तक कोई चेंज नहीं। यहाँ पर भी ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, एन है, एन है, साइक्लोप्रोपाइल है, साइक्लोप्रोपाइल है, कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पर भी ये बॉन्ड है, यहाँ पर भी ये बॉन्ड है। चेंज कहाँ है कि यहाँ पर जो COO2H5 था, अब इस C2H5 को हटा दो, सिर्फ यहाँ पर रह जाएगा COOH, तो यहाँ पर रह गया सिर्फ COOH। बस इतनी सी बात, इतनी सी बात। एक एक स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी ईजी है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा चेंज देखना है, बाकी सब कुछ सेम है। अब देखो एट लास्ट फाइनली आपको क्या करना है, मैंने आपको बोला था 5 to 6 मेंबर नाइट्रोजन रिंग होनी चाहिए, ये रही आपकी, इस जगह पे अटैच करनी है, आपको पता ही है। बाकी सारी स्ट्रक्चर सेम है। ये नाइट्रोजन है, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ये 6 पोजीशन है आपका फ्लोरीन है, और यहाँ पर आपको ये नाइट्रोजन की रिंग लगानी है। तो फाइनली आपका सिप्रोफ्लोक्सासिन बनके तैयार हो जाएगा, जो कि मैंने आपको स्ट्रक्चर भी पहले ही बता दी थी। उसके बाद नाइट्रोफ्यूरेंटोइन का अगर स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो सबसे पहले आपको लेना है 5 नाइट्रोफ्यूरफ्यूरल, फिर आपको लेना है 1 अमीनो हिडेंटोइन। इन दोनों की रिएक्शन जब आप कराओगे तो काफ़ी सिंपल है, सिर्फ इसके साथ इसकी रिएक्शन करा देनी है, बाकी सब कुछ सिमिलर है। ये देखो ये स्ट्रक्चर को जब आप सीधा करोगे तो ये सिमिलर है। उसके बाद NO2 अटैच है, ये NO2 अटैच है, ठीक है। बाकी ये देखो आप नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, सब कुछ सिमिलर है। बस ये कार्बन जो था ना यहाँ, उस कार्बन के साथ इस वाला कार्बन, ये जो कार्बन था उसके साथ ये नाइट्रोजन जोड़ना है डबल बॉन्ड के साथ। बाकी इसको हटा देना, इसको हटा देना, पानी निकाल देना, सीधी सी बात है, -H2O बस। वो तो आपको आता ही है यार, पानी निकालना। तो यूजेस आपको पता ही है भाई, UTI सही करता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन को सही करेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि बैक्टीरिया एंजाइम के साथ इनिबिट करेगा, सेल वॉल को नहीं बनने देगा, वही सारी बातें। यहाँ पर देखो आप, न्यूक्लिक एसिड को नहीं बनने देगा, वही सारी बातें जो मैंने आपको पहले ही बता दी। एडवर्स रिएक्शन यहाँ पे बता रखी है कि नोजिया हो सकता है, फीवर हो सकता है, अगर इसका ज़्यादा यूज़ कर लिया तो क्या क्या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे। WBC का काउंट कम हो सकता है, आपके एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल का काउंट कम हो सकता है, मतलब कि आपको ग्रैन्युलोसाइटोपेनिया। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी आपकी ग्रैन्युलेटेड सेल्स है, जैसे एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इन तीनों की जो नंबर है वो कम हो जाएंगे। हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। G6PD आपने पढ़ा है, ठीक है, कहाँ पे पढ़ा था आपने, बायोकेमिस्ट्री यूनिट 2 सेकंड सेम। लिवर डैमेज हो सकता है, रिनल इम्पेयरमेंट हो सकता है, प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है, बच्चे में दिक्कत आ सकती है, कहीं भी दिक्कत आ सकती है। तो ये सारे एडवर्स इफेक्ट है आपके नाइट्रोफ्यूरेंटोइन के। तो ये था आज का आपका लेक्चर, जहाँ पर हमने देखा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस एंड
स्ट्रक्चर सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, सेम हमने सेप्रोफ्लोक्सासिन का भी देखा, क्लासिफिकेशन देखे हमने यूटीआई की ड्रग्स के, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा जो हम पहले भी देख चुके हैं। उससे पहले हमने देखा एसएआर ऑफ क्विनोलोन्स, आई रिपीट दिस इज क्विनोलोन्स। उससे पहले हमने देखा था कि कौन सी ड्रग किस नेचर की होती है। उससे पहले हमने देखा था जनरल प्रिंसिपल ऑफ यूटीआई, डायग्नोसिस एंड ड्रग थेरेपी ऑफ यूटीआई एंड सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का क्लासिफिकेशन, लोअर अपर इटियोलॉजी एंड उससे पहले हमने देखा था कि फीमेल में ज़्यादा कॉमन क्यों होता है ये, इसका पूरा डायग्राम, इसका सारा जनरल इंट्रोडक्शन। और ये 2 सिलेबस में है, ये भी हमने डिस्कस किया था, और काफ़ी सिलेबस में है, ये भी हमने बताया था। तो ये था आज का आपका लेक्चर। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन से। डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन जो है आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और साथ ही साथ अगर आप एप्पल यूज़र हैं, ये तो एंड्रॉयड के लिए, अगर आप एप्पल यूज़र है तो आप जाइए ऐप स्टोर पे, और ऐप स्टोर पे आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन। माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसको ओपन करोगे तो वहाँ पर ORG कोड रिक्वायर्ड होगा आपको, तो वहाँ पर आपको लिखना है MULNO। उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं। ये एप्पल यूज़र, ये एंड्रॉयड यूज़र। अब बात करते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करने के फ़ायदे। सबसे पहले नोट्स, फ्री MCQ सीरीज़ वहाँ पर होती है। अब MCQ जब आप अटेम्प्ट करोगे, तो अगर आप MCQ अटेम्प्ट करोगे तो आपकी प्रैक्टिस डेवलप होती रहेगी। सारे नोटिफिकेशन, और अगर जीपेट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, किस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देनी है, नोटिफिकेशन वगैरह सारी अपडेट्स वगैरह एप्लीकेशन पर मिलती रहती है टाइम टू टाइम। टेलीग्राम इंस्टाग्राम को आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भी पोल्स होते हैं, मीम्स आते हैं, अपडेट्स आती है, MCQ आते हैं। सबकी लिंक आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, एप्लीकेशन, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। जय श्री राम, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।